नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल एजुकेटर चैनल पर। आप सभी का स्वागत करता है। राधे राधे सभी को। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना बोर्ड की तैयारी को आप स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि आपका अब मार्च आ गया है। अब धीरे धीरे आपका मंथ घटते जा रहा, तो आप लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। मैं आपके साथ यहाँ पर एजुकेटर के माध्यम से आपके साथ में क्लास 12 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। उसमें मैं पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर और हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, और हिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट चल रहा है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैप्टर 2 का अगर देख रहे हैं तो उसका चैप्टर 2 का पहला वीडियो देखिए, क्योंकि वहीं से कॉन्सेप्ट यहाँ तक आया है, क्योंकि सारी चीज़ों का हिस्ट्री में टॉपिक्स बाय टॉपिक्स कवर किया जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग ने एनसीईआरटी बुक देखिए हम लोग ने आप लोग को एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 16 महाजनपद के बारे में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों में प्रथम एक मगध के बारे में। ठीक है, यह स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा कि किस तरीका से हमने प्रागैतिहासिक काल में किस कालखंड को रखा गया। ऐतिहासिक काल में कितने काल बटे हुए हैं। ऐतिहासिक काल के प्राचीन काल में हम किन ईस्वी से किन ईस्वी तक पढ़ रहे हैं, उसमें महाजनपदों का काल देखा, एवं 16 महाजनपद थे, उसके कहाँ से साक्ष्य मिलते, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अब मैंने कल बताया था आपको कि मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इस चैप्टर में मुख्य रूप से मगध पर ही चर्चा होगी। ठीक है, देखिए शक्तिशाली महाजनपद था, आपको कल मैंने बताया था। देखिए मगध तो इतना शक्तिशाली शासक था, तो ये जो है यहाँ पर लगभग चार महान वंशों ने यहाँ पर शासन किया, जिसका इसकी मजबूती में सबसे बड़ा योगदान है शक्ति में। आइए हम बारीकी से मगध में किन किन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर आप हिंदू ग्रंथ के अनुसार चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत इतिहास के कुछ टॉपिक्स नहीं दिए जाते हैं जो उनको देना चाहिए था। इस पर हमारे देश में बहुत बार विवाद हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई सोल्यूशन ऐसा निकला नहीं है। चलिए, जो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि बोर्ड एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पूछती है, सीयूईटी भी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पूछती है, इसलिए आप चाहकर भी आप उस तरीका का बुक नहीं पढ़ सकते। आप आगे की पढ़ाई कीजिएगा, इसी यूपीएससी का कीजिएगा या पीसीएस कीजिएगा या आप पीजी वगैरह कीजिएगा या जेआरएफ वगैरह कीजिएगा, तो आप डेप्थ में हिस्ट्री सारी चीज़ों को आप पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले प्राचीन काल में, अगर सबसे पहले मगध में आखिर सबसे प्राचीन में बृहदत्त वंश था। ये बृहद वंश का जो शासक था उसका नाम था जरासंध। इसका वर्णन आपको महाभारत में मिलता है। ये सबसे प्राचीन वंश माना जाता है मगध का।
जिसका वर्णन आपको एनसीईआरटी नहीं करती है, एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर सबसे प्राचीन में पूछा जाए तो जरासंध उसके शासक थे। अब बृहदत्त वंश सर्वप्रथम मगध में स्थापित हुई थी। इसको बहुत लोगों को साक्ष्य न मिलने के कारण इस पर कोई महत्व दिया नहीं गया, लेकिन मूल एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आपका सर्वप्रथम मगध में साम्राज्य जो है, प्रथम वंश जो चला हुआ उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश में अनेक महत्वपूर्ण कूटनीतिक राजाओं ने मगध के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। इसकी जो स्थापना होती है 544 ईस्वी से लगभग 412 ईसा पूर्व तक इस वंश का शासन मगध साम्राज्य में चलता है। हर्यक वंश को आपके बुक के अकॉर्डिंग सबसे प्राचीन वंश माना जाता है मगध का। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हर्यक वंश के सबसे संस्थापक राजा जो थे उनका नाम था बिंबिसार। ये सर्वप्रथम है जो हर्यक वंश से मतलब वंश का राजा बनता है, मगध का राजा सर्वप्रथम बनता है। देखिए, ये 544 से लगभग 400 नहीं, सॉरी उतना 44 से 400, इसके 52 कहीं नहीं है। 544 से आपका ये 412 ईसा पूर्व तक ये मगध सॉरी हर्यक वंश का काल है 544 से 412 ईसा पूर्व। और सर्वप्रथम बिंबिसार यहाँ के शासक बनते हैं। उस समय मगध की राजधानी राजगिरी थी। और बिंबिसार के द्वारा मगध का विस्तार किया गया और इसने बृहदत्त शासक वंश को हराया। इसने क्या किया कि अंग जो शासक थे अंग शासक ब्रह्मदत्त को हराया। देखिए, अंग जानते हैं, इसका वर्णन आपका महाभारत में मिलता है। माना जाता है कि यहाँ पर ये अंग शासक जो है आज के जो मुंगेर भागलपुर के क्षेत्र हैं बिहार के, वहाँ पर ये अवस्थित है। और यहाँ के जो राजा थे कर्ण माना जाते हैं। यहाँ से भी छठ पूजा की जो महत्व है बिहार की और बढ़ जाती है। ये आप महाभारत में पढ़ें। ब्रह्मदत्त को पराजित करता है और ये 3 वैवाहिक संबंध बनाता है। सर्वप्रथम विवाह करता है इसका जो विवाह होता है लिच्छवी नरेश की पुत्री चेटक की पुत्री चेलना से की है। ये सर्वप्रथम इसकी पत्नी थी। इसके बाद प्रेषणजित की बहन महाकोशला के साथ इसका विवाह संबंध होता है।
एक और विवाह इनके द्वारा की जाती है जो मध्य देश की राजकुमारी होती है क्षेमा। की राजकुमारी क्षेमा के साथ जो है इनका तीसरा विवाह होता है। ये प्रथम शासक के बारे में बताया। नेक्स्ट इनके बिंबिसार के बाद देखिए, अब हर्यक वंश में प्रथम शासक आप जानते हैं कि कौन है? बिंबिसार। अब बिंबिसार के पुत्र यानी अजातशत्रु जो है अजातशत्रु ये जो है मगध का हर्यक वंश का द्वितीय शासक है। इसके काल में क्या होता है कि बौद्ध ग्रंथ की इसके समय भी जो राजधानी है राजगिरी होती है, ठीक है। और इस क्या होता है कि अजातशत्रु जब इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगति होती है, जो आप इसके नेक्स्ट चैप्टर में जब बौद्ध के बारे में आप पढ़िएगा चैप्टर 4 में, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बौद्ध धर्म के बौद्ध भगवान महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगति हुई। उसमें प्रथम बौद्ध संगति जो है क्या कह सकते हैं अजातशत्रु के काल में हुई प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि प्रेषणजित कौशल नरेश थे। कौशल नरेश प्रेषणजित की पुत्री से विवाह करते हैं। उनकी पुत्री का नाम स्पष्ट नहीं पता है। जब ये कौशल नरेश प्रेषणजित की पुत्री से विवाह करते हैं तो इनको उपहार के रूप में, मतलब एक दहेज के रूप में आप मान सकते हैं, मतलब उपहार दान ही मान सकते हैं। दहेज पता तो बाद में बनाई गई थी। काशी महाजनपद इनको प्राप्त होता है। इनको उपहार के रूप में कौशल नरेश जो हैं, जो अयोध्या में इनकी राजधानी थी, प्रेषणजित के द्वारा काशी महाजनपद को आप अजातशत्रु को दी जाती है। इसी समय काशी जो है मगध में मिल जाता है। ये 2 शासक थे। आइए हम तीसरे शासक पर चलते हैं। देखिए, अब अजातशत्रु के बाद हर्यक वंश का महत्वपूर्ण शासक में उदयन आता है, जो अजातशत्रु का पुत्र होता है। अजातशत्रु का ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित हो जाती है। पाटलिपुत्र आप जानते हैं, जो आज के पटना का क्षेत्र है उसको ही पाटलिपुत्र कहा गया है। उस समय गया और जहानाबाद के क्षेत्रों को भी पटना में ही माना जाता था। इधर आप कह सकते हैं हजारीबाग के क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र पाटलिपुत्र के क्षेत्र में ही आते थे। पाटलिपुत्र जो है तीनों ओर पानी से घिरा था, महत्वपूर्ण नगर था मगध का। देखिए,
इसी प्रकार मगध में जो सर्वप्रथम वंश साम्राज्य की स्थापना जो है वो हर्यक वंश जो थी, उसका ये 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बताया। इनके अंतिम जो शासक होते हैं वो नागदाशक होते हैं, जिसकी जो मृत्यु हो जाती है वो शिशुनाग के द्वारा की जाती है। अंतिम शासक हर्यक वंश के। नागदाशक होते हैं, इनको जो है शिशुनाग के द्वारा हत्या कर दी जाती है। आप जब इतिहास के आगे वाले चैप्टर में पढ़िएगा तो देखिएगा किस तरह की आप सूचना देखिएगा कि मतलब अंतिम शासकों को किसी सेनापति या किसी के द्वारा मार के इसका शासनवर्ष स्थापित हो जाता था। हम कहीं क्षेत्र कई बार देखा गया है कि पुत्र जो है पिता को मारकर पुत्र शासन में स्थापित हो जाता है। ये मतलब ये दिखाते हैं कि उस समय शासन व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती थी। चलिए अब आइए हम दूसरा वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश वही शिशुनाग वंश जो हर्यक वंश के जो अंतिम शासक नागदाशक होते हैं उनकी हत्या करते हैं, उसको ही शिशुनाग थे, वो अपने नाम पर ही शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। शिशुनाग वंश जो है इसमें 2 महत्वपूर्ण शासक होते हैं। पहला नाम है शिशुनाग। ये जो है इनका जो शासन काल है शिशुनाग वंश का 412 से 344। शिशुनाग इसके पहले शासक, ये पहले से शासक होते हैं जिसको जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जनता द्वारा चुना जाता है। इनके द्वारा सर्वप्रथम अवंती जो आप अशोक के बारे में बाद में पढ़िएगा, अवंती राज को मिलाया जाता है प्रथम बार। ये महत्वपूर्ण ये शिशुनाग के द्वारा की जाती है। अब आगे इनके दूसरे शासक होते हैं आपके कालाशोक होंगे यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और उनकी पता नहीं थी कि ये इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उसको वैशाली हस्तांतरित कर दी जाती है। इनके काल में ये चीज़ें होती है। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद एक शासक और हैं आते हैं, इनका नाम है कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के महत्वपूर्ण दूसरे शासक होते हैं। देखिए कालाशोक जो है शिशुनाग के पुत्र होते हैं। इनके द्वारा किया जाता है कि राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी जाती है। इन्हीं के काल में दूसरी बौद्ध संगति होती है। ये दूसरी बौद्ध संगति जो है ये वैशाली में होती है।
ये शिशुनाग वंश की जानकारी थी, आपको मैं आपके साथ मैंने शेयर किया, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, दिख लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए आगे में जाते हैं। देखिए इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आपका आता है नंद वंश। नंद वंश जो चलता है 344 से 322 तक चलता है ईसा पूर्व। इसके जो प्रथम शासक होते हैं, संस्थापक शासक महापद्मनंद होते हैं। महापद्मनंद जो है, इनको महान शासक माना गया है। मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासकों में महत्वपूर्ण थे। इनके द्वारा क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम कलिंग को जीता जाता है। इस समय राजधानी पाटलिपुत्र है। अब जो भी आप राजधानी देखिएगा, अब राजगृह नहीं रहेगी, अब पाटलिपुत्र है। इसने कलिंग को सर्वप्रथम बार जीता। इसने मगध को शक्ति प्रदान की, मजबूत किया। इसको महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम कहा गया। इसको युगेटियस भाषा में सिलोन कहा गया। एकाकी शासक, मतलब अपने काल में सबसे शक्तिशाली शासक था महापद्मनंद। इसका जो है, इसको क्षत्रियों का संहारक माना गया। जो सिलोन कहा गया, जो द्वितीय परशुराम, मतलब जो परशुराम जितने शक्तिशाली थे उसी तरह महापद्मनंद भी बहुत शक्तिशाली थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, महापद्मनंद के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है। इनके टोटल 8 उत्तराधिकारी होते हैं। इसमें क्या होता है कि बारी बारी से सभी उत्तराधिकारी अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे, लेकिन महापद्मनंद जैसे शासक नहीं थे। सबसे अंतिम शासक इसका घनानंद आता है। ये घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था। ये लापरवाह शासक था, मतलब इसको शासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था, राज्य की स्थिति से उसको मतलब नहीं था। ये अपने धन अर्जन में ही व्यस्तता रखता था। मतलब इसको राज्य की सीमाओं तक कोई नियंत्रण नहीं था, उसको मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसने क्या किया कि घनानंद के द्वारा क्या किया जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो अभी पाकिस्तान में है, एक बार क्या होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य, देखिए क्या होता है कि घनानंद को मैंने बताया अभी कि ये लापरवाह शासक था, इसको राज व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था, ये अपने अयाशियों में व्यस्त था। इसी क्रम में इन स्थितियों को देखते हुए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो अभी पाकिस्तान में है, जिसके बारे में जो गांधार क्षेत्र में पाया जाता था, आप महाभारत में पढ़े होंगे,
तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य होते हैं वो चाणक्य होते हैं, जिसको कौटिल्य कहा गया है। आगे उनकी वर्णन है कि वो उनकी क्या भूमिका थी मगध में। वो जाते हैं घनानंद के पास। वो घनानंद के पास जाके यही कहते हैं कि आप मतलब जब सिकंदर के द्वारा आक्रमण करते जा रहे थे, चाणक्य के द्वारा यह आदेश अपील की गई घनानंद से कि आप राज्य की नियंत्रण को संभालें एवं राज्य की स्थिति को बेहतर करें और जो आने वाले युद्ध हैं उसमें आप अपने राज्य की रक्षा करें। ये सारी चीज़ें चाणक्य ने घनानंद के पास बोली। इससे घनानंद अब क्रोधित हो गया क्योंकि उसको पास अहंकार था। उसने बोला कि आचार्य होकर कोई मुझे आदेश क्यों दे सकता है, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसी क्रम में वो क्या करता है कि आचार्य चाणक्य को वो अपमानित कर देता है। यह आचार्य चाणक्य को क्या कर देता है, अपमानित का मतलब यहाँ कि मतलब उनको राज दरबार से हटा दिया जाता है उनके सैनिकों के द्वारा। जिनके बाद चाणक्य एक प्रण लेते हैं कि मैं एक मगध में एक ऐसा शासन व्यवस्था स्थापित करूंगा जो पूरे उपमहाद्वीप पर एक प्रमुख साम्राज्य के रूप में स्थापित होगा। ये उसी चाणक्य के द्वारा ही मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। मौर्य वंश के चाणक्य के एक शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको चाणक्य द्वारा एक ऐसा पारदर्शी शासक के रूप में तैयार किया जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर तक को उससे चुनौती झेलना पड़ा। सेल्यूस निकेटर जो सिकंदर का राजदूत था उसको युद्ध में हराया, घनानंद को हराया। वो काफ़ी प्रभावी शासक स्थापित हुआ। चलिए अब हम मौर्य वंश की चर्चा करते हैं जो इस चैप्टर में मुख्य केंद्र है। इस चैप्टर में देखिए मुख्य केंद्र दो हैं, एक है मौर्य वंश, एक है गुप्त वंश। गुप्त वंश ईसा पूर्व के बाद आते हैं, मौर्य वंश उससे पहले आता है। गुप्त वंश का विस्तार मगध छोड़कर अन्य क्षेत्रों में था। देखिए मौर्य साम्राज्य जो है मगध का अंतिम रूप से शक्तिशाली साम्राज्य शासक था, साम्राज्य वंश था मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 322 में की जाती है, 322 ईसा पूर्व में, जो लगभग 185 ईसा पूर्व तक चलती है। इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना। यह आपका मौर्य वंश की स्थापना का मतलब परिचय है। आगे हम चलते हैं। अब मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए जिनके द्वारा भारत के उपमहाद्वीपों को एकजुट किया गया, इसलिए मौर्य साम्राज्य को महत्वपूर्ण माना गया है। मौर्य साम्राज्य काफी समृद्धशाली साम्राज्य था। इससे कई कारण थे जो हम इनके शासक वर्गों के बाद हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी इस पर डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले इस चैप्टर का पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और
हम अपने चैनल के द्वारा क्लास 12 का हिस्ट्री पॉलिटी अभी तत्काल रूप से आपकी क्लासेस चलाई जा रही है, उन क्लासेस को कीजिए। और जो भी इन पर डाउट हो आप मेरे मोबाइल नंबर 9229268063 पर जुड़ सकते हैं आप, या कमेंट में हमसे आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, या हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लगे तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।